हाय एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया है इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करना, और मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स के मीनिंग के बारे में और इकोनॉमिक्स का डेफिनेशंस वैसे तो बहुत सारे हैं, बट उन तमाम डेफिनेशंस को हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहली कैटेगरी है वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन की, और ये पहली कैटेगरी इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बार इकोनॉमिक्स को वेल्थ से रिलेट करके ही डिफ़ाइन किया गया। ये बातें मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, थोड़ा सा आप रिवाइज कर सकते हैं। एडम स्मिथ के द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया था, पहली बार इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया, इसलिए इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। साइंस ऑफ वेल्थ के तौर पर इन्होंने डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का अपनी किताब में, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये किताब 1776 में पब्लिश हुई थी। बाद में और भी कई लोग आए जिन्होंने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और ये कंट्रीब्यूशन वेल्थ से रिलेटेड रहा। अब बात करेंगे दूसरी कैटेगरी के डेफिनेशन की, और दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन के बारे में। और ये डेफिनेशन देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है ना, वो वेलफेयर पे बेस्ड करके दी गई। वेल्थ के बाद और भी बाद में बहुत सारे लोग आए, इन सारे लोगों के बाद वॉकर, सीनियर, मिल, और इन लोगों के बाद जो नए लोग आए उन्होंने अपने तरीके से स्टडी करी। स्टडी करने के बाद उन्होंने ये बात फाइंड आउट किया कि इकोनॉमिक्स में एक्चुअली हम सिर्फ धन की बात नहीं करते हैं, बल्कि ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पे हम कल्याण की बातें ज़्यादा करते हैं, मानव के कल्याण की बातें ज़्यादा करते हैं। और इकोनॉमिक्स को फिर डिफ़ाइन किया गया कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस जहाँ पर ह्यूमन वेलफेयर के बारे में स्टडी किया जाता है। इस डेफिनेशन को देने का जो क्रेडिट है वो जाता है अल्फ्रेड मार्शल को, कि इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को वेल्थ से अलग करते हुए वेलफेयर से रिलेट करके डेफिनेशन दिया, जहाँ पे इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस, ये तो एक ऐसा विज्ञान है जहाँ पे हम ह्यूमन वेलफेयर की बात करते हैं, मानव के कल्याण की बात करते हैं। ह्यूमन वेलफेयर से रिलेट करके डेफिनेशन देने का जो श्रेय है वो सबसे पहले अल्फ्रेड मार्शल को जाता है, और ये डेफिनेशन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा। इसको भी काफ़ी लोगों ने इसका समर्थन किया, इस डेफिनेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और बाद में मार्शल के अलावा और भी कई लोग आए जिन्होंने वेलफेयर से रिलेट करते हुए अपना अपना डेफिनेशन दिया, जिसमें मुख्य रूप से हम कैनन का नाम लेते हैं, पिगू का नाम लेते हैं। इस तरह के जो इकोनॉमिस्ट थे इन्होंने इकोनॉमिक्स को वेलफेयर से रिलेट किया, ना कि वेल्थ से। इन लोगों का कहना था कि इकोनॉमिक्स में हम धन की बात नहीं करते हैं, बल्कि इकोनॉमिक्स में तो हम कल्याण की बात करते हैं, कि मनुष्य कैसे अपना कल्याण कर सकता है, किस तरह से वो अपने आर्थिक क्रियाओं को करे सो कि उसका जो कल्याण हो वो मैक्सिमम हो सके। और जहाँ कहीं पर भी हम इस तरह की बातों को पढ़ रहे हैं वही अर्थशास्त्र है। ये परिभाषा अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा सबसे पहले दी गई और सबसे पहले फेमस करी गई, इसलिए मेन कंट्रीब्यूशन वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन में अल्फ्रेड मार्शल का रहा। बाद में तीसरी कैटेगरी का डेफिनेशन आ गया, जो कि रहा स्कैरसिटी पे बेस्ड, स्कैरसिटी ओरिएंटेड डेफिनेशन भी रहा। फिर और स्कैरसिटी यानी कि कमी, और कमी से संबंधित जो परिभाषा है वो दिया गया लियोनल रॉबिन्स के द्वारा। इन्होंने इकोनॉमिक्स को अलग नज़रिए से देखा, डिफ़ाइन किया, और इन्होंने इकोनॉमिक्स को धन से नहीं जोड़ा,
ना ही कल्याण से जोड़ा, बल्कि इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया कि अर्थशास्त्र तो एक ऐसा विषय है जहाँ पे बात करते हैं कमी की, साधनों की कमी है उसकी बात करते हैं, और कैसे सीमित साधनों, स्कैर्स रिसोर्सेज के केस में कोई भी इंडिविजुअल चॉइस करेगा, चयन करता है, और किस प्रकार वो चयन करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में अपने आप को सक्षम बनाता है। इन तमाम बातों की जहाँ कहीं पर भी हम चर्चा करें, जहाँ कहीं पर भी हम स्टडी करें, उसे ही हम अर्थशास्त्र कहते हैं। और इस परिभाषा को भी काफ़ी फेम मिला, काफ़ी फेमस हुआ ये डेफिनेशन, और बाद में इस डेफिनेशन को फॉलो करते हुए, इसका समर्थन करते हुए और भी लोग आए और उन्होंने भी इसके डेफिनेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो एल रॉबिन्स के अलावा और भी लोग आ गए, जैसे कि विक्सटीड नाम के इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने भी इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ स्कैरसिटी, और ये डेफिनेशन भी एक समय तक काफ़ी फेमस हुआ और काफ़ी चला। अब था कि ये अलग अलग कैटेगरी का डेफिनेशन अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के द्वारा दिया जा रहा था, बट ये हर मीनिंग, हर डेफिनेशन अपने आप में सही था लेकिन कंप्लीट नहीं था। इकोनॉमिक्स की हमें एक ऐसे डेफिनेशन की ज़रूरत थी जो अपने आप में कंप्लीट हो, और इस ज़रूरत को पूरा करते हुए चौथी कैटेगरी का डेफिनेशन आया, जो कि रहा ग्रोथ पर आधारित, यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन आया। और इस डेफिनेशन को देने का क्रेडिट जाता है पॉल सैमुएल्सन को। इन्होंने क्या काम किया तो सुनिएगा। पॉल सैमुएल्सन ने ये किया कि जितना भी डेफिनेशन या मीनिंग अब तक दिया गया था डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का, इन्होंने सोचा कि कोई भी डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, सही ज़रूर है बट कंप्लीट नहीं है, तो हमें एक ऐसे डेफिनेशन की ज़रूरत है जो अपने आप में पूरी हो। अब कंप्लीट करने के लिए इन्होंने एक नया डेफिनेशन दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स में हम धन की बात करते हैं, वेल्थ की बात करते हैं, और धन की बात हम इसलिए करते हैं कि एक मनुष्य जो है, एक मानव जो है, वो अपने कल्याण को किस तरह से बढ़ा सकता है, स्कैर्स रिसोर्सेज की स्थिति में वो कैसे चॉइस कर सकता है कि वो अपने वेलफेयर को मैक्सिमाइज़ कर सके, और वेलफेयर के मैक्सिमाइजेशन के लिए धन ज़रूरी है। तो धन के साथ, धन की मदद से, वेल्थ की मदद से कैसे वेलफेयर करना है, स्कैर्स रिसोर्सेज में कैसे चॉइस करना है कि व्यक्ति अपने ग्रोथ को बढ़ा सके, देश के ग्रोथ को बढ़ा सके, और ये डेफिनेशन पॉल सैमुएल्सन के द्वारा दिया गया। ये डेफिनेशन अपने आप में थोड़ा कंप्लीट था, क्योंकि इस तरह की परिभाषा में आप देखोगे तो वेल्थ भी आ रहा है, वेलफेयर भी आ रहा है, स्कैरसिटी की भी बात हो रही है और ग्रोथ की भी बात हो रही है। तो पॉल सैमुएल्सन के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया, ये इन तमाम डेफिनेशंस में से मॉडर्न डेफिनेशन माना गया। इस डेफिनेशन को सही भी माना गया काफ़ी हद तक सबसे कंपेयर करते हुए, और ये डेफिनेशन जो है ये काफ़ी फेमस हुआ, और इस तरह से आपको 4 कैटेगरी में इकोनॉमिक्स की परिभाषा देखने को मिल जाएगी। मेन जो है आपको याद रखना वो है डेफिनेशन का बेस, और वो मेनली किसके द्वारा दिया गया है, उनका नाम। ये जो आपका पार्ट है, यानी कि ये पोर्शन जहाँ पे हम मीनिंग और डेफिनेशंस की बात करें, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप, इसलिए मैंने आपको ये बहुत सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं बताया, थोड़ा पॉइंट तरीके से ही आपको मैंने ये टॉपिक जो है वो कवर करा दिया है। तो इसी के साथ आपका जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ध्यान से देख लेंगे, आप इसको नोट भी कर सकते हैं अपने तरीके से, आप नोट भी बनाते चलें, सो दैट कि जब आप तैयारी कर रहे हो, जब आप रिवीजन के लिए बैठें, तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए।
अब हम लोग इसके आगे चलेंगे और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स की स्टडी को दो भागों में डिवाइड किया गया है, किसने किया है और जो दो भाग हैं वो क्या क्या हैं और उन दोनों भागों का मीनिंग क्या है, हम उसको डिस्कस करेंगे। चलिए आइए जानते हैं इकोनॉमिक्स की स्टडी को हम कितने भागों में बांट सकते हैं और सबसे पहले किनके द्वारा इकोनॉमिक्स की स्टडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। तो ये जो आपने अभी अभी पढ़ा, इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो इन प्रॉब्लम्स की जो स्टडी है इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने वाले व्यक्ति का नाम था रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश नाम के इकोनॉमिस्ट ने 1933 में इकोनॉमिक्स की स्टडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया और ये दो पार्ट्स थे आपके, जिसमें हमारे क्लास 12th का सिलेबस भी डिवाइडेड है दो पार्ट में। एक है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और अगला है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो रैगनर फ्रिश इकोनॉमिस्ट का नाम है एंड प्रोफेसर रैगनर फ्रिश लिखते हैं हम लोग, और इन्होंने जो स्टडी है इकोनॉमिक्स की उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हुए बताया कि इकोनॉमिक्स कैन बी स्टडीड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पे माइक्रो और मैक्रो के मीनिंग को अब हम लोगों को जानते हुए अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना है। ये भी याद आप रखेंगे, इसलिए ये मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपरली बताया है। ये भी हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। किस व्यक्ति के द्वारा सबसे पहले इकोनॉमिक्स को दो भागों में डिवाइड किया गया, याद रखेंगे रैगनर फ्रिश। कब किया गया? 1933 में। किस में? माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब चलिए बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग कि इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो में बांटा जाता है, उसकी स्टडी को बांटा जाता है। और माइक्रो का मतलब आपको मालूम भी होगा, ठीक है, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स से भी पहले हमारे पास जो दो वर्ड हैं माइक्रो एंड मैक्रो, इसके मतलब को ज़रा हम समझते हैं। तो ये जो वर्ड है माइक्रो, ये शब्द ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया शब्द है। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। और ग्रीक में हम माइक्रो को मिक्रोज शब्द से जानते हैं, जहाँ पे मिक्रोज शब्द का मतलब होता है, इट मीन्स स्मॉल, जहाँ पे मिक्रोज का मतलब होता है स्मॉल। तो जब हम माइक्रो की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ही क्या निकल के आया? स्मॉल, छोटा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की जहाँ पे बात करेंगे तो इसका मतलब होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब हम लोगों ने क्या देखा? स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक थ्योरीज एट अ वेरी स्मॉल लेवल। तो इकोनॉमिक्स का मतलब तो हो गया स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक थ्योरी या स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम।
माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक साथ मतलब देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, यह अर्थशास्त्र के उस भाग की चर्चा करता है, इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विथ, जहाँ पे हम पढ़ते हैं, इट डील्स विथ इकोनॉमिक थ्योरीज, इकोनॉमिक थ्योरीज एट एन इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप इकोनॉमिक थ्योरीज के बारे में पढ़ते हो, और इकोनॉमिक थ्योरीज को जब आप इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हो, स्मॉल लेवल पे पढ़ते हो, तो उसी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, माइक्रो में जो शब्द है इसमें आपको एक लेटर नज़र आएगा विच इज़ आई। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो में बस एक लेटर का फ़र्क है, आई का और ए का। यहाँ पे आई से बनकर आएगा इंडिविजुअल, आप हमेशा याद रखोगे और इसी के बेसिस पर आप इसका मीनिंग बता सकते हो। तो माइक्रो में आई है एंड आई फॉर इंडिविजुअल यानी कि स्मॉल। तो जब भी आप स्मॉल लेवल पे या इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करोगे किसकी, इकोनॉमिक थ्योरीज की या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की, तो उसी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे कहने का मतलब क्या हो गया, तो इंडिविजुअल लेवल पे कहने का मतलब हो गया कि जब आप बात कर रहे हो एक हाउस होल्ड की, अ हाउस होल्ड, या फिर आप बात करते हो एक फर्म की, तो इस तरह से जब आप स्टडी करें तो इसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब हम चलें अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, तो सबसे पहले तो बात कर लें कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में वर्ड है मैक्रो, ये कहाँ से आया हुआ शब्द है। तो जस्ट सिमिलर टू द माइक्रो, मैक्रो भी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया शब्द है, जहाँ पे ग्रीक वर्ड मैक्रोज से मैक्रो वर्ड लिया गया है। मैक्रोज का मतलब, ग्रीक लैंग्वेज में जो वर्ड है मैक्रोज, इसका मतलब होता है लार्ज, इट मीन्स लार्ज, बड़ा। तो मैक्रोज यानी कि मैक्रो का मतलब हो गया क्या, लार्ज, बड़ा। जैसे माइक्रो का मतलब क्या था, स्मॉल, ठीक उसी तरह से मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। अब आप ठीक इसके अकॉर्डिंग इसके मीनिंग को समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ, जैसे माइक्रो में आई वर्ड है जिससे इंडिविजुअल बना है, और मैक्रो में तुम देखोगे एक ही वर्ड अलग है विच इज़ ए, और ए से यहाँ पे बनता है एग्रीगेट। ठीक है, या दूसरे शब्दों में याद रखने के लिए कह सकते हो ऑल, टोटल। तो जहाँ पे हम टोटलिटी में बात करेंगे उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे, और जहाँ इंडिविजुअल लेवल पे बात करेंगे उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। और इस तरह से माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल स्केल पर, स्मॉल लेवल पे इकोनॉमिक थ्योरीज की स्टडी करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लार्ज स्केल पर इकोनॉमिक थ्योरीज की स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंगली आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग को भी लिख सकते हैं और कह सकते हैं कि इट इज़ that part of economics which deals with economic theories at an aggregate का मतलब याद रखेंगे टोटल, एग्रीगेट लेवल। जहाँ पर कहीं पर भी आप एग्रीगेट लेवल पर टोटलिटी में बात करोगे इकोनॉमिक थ्योरीज के बारे में, उसी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानेंगे। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी आप स्टडी करोगे तो एग्जाम्पल के तौर पर आप किस तरह की चीज़ों को पढ़ोगे, तो जैसे इनकम अगर एक व्यक्ति का पढ़ रहे हो तो वो हो गया माइक्रो।
अगर आप पूरे राष्ट्र की इनकम पढ़ रहे हो तो वो हो गया मैक्रो यानी कि नेशनल इनकम। अगर आप पढ़ रहे हो पूरे देश में कीमत स्तर क्या है, जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, तो आप पढ़ रहे हो क्या, मैक्रो। अगर आप एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरे देश की मांग क्या है, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अगर आप एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहे हैं और उसकी स्टडी कर रहे हैं तो ये आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हो। तो इस तरह से मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड कर दें तो इंडिविजुअल डिमांड, जब आप पढ़ोगे यहाँ पे किसी एक व्यक्ति के मांग के बारे में, इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ोगे। जब आप यहाँ पे इंडिविजुअल सप्लाई के बारे में पढ़ोगे, तो जब आप इस तरह के टर्म्स को स्टडी करोगे तो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो। और जब आप एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करेंगे, टोटालिटी पे स्टडी करेंगे, तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में हैं। और इस तरह से माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी आपको करनी है। सबसे पहली बार इसकी स्टडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, रैगनर फ्रिश था। और इस तरह से उन्होंने स्मॉल और लार्ज के बेसिस पर डिवाइड कर दिया इकोनॉमिक थ्योरीज़ की स्टडी को, सो दैट स्टडी इजी हो जाए, थ्योरीज़ हमको ईजिली समझ में आए। और ये आपका माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स था। अब आपको नेक्स्ट क्लास में माइक्रो एंड मैक्रो से ही रिलेटेड इनके स्कोप के बारे में ब्रीफ में मैं आपको बतला दूंगी। दोनों ही टाइप या दोनों ही पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस हैं हम ये भी जान लेंगे। और फिर हम लोग मूव करेंगे इसके आगे के टॉपिक पे। आज के क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। थैंक यू।